एवरीवन, आप सभी का आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। राजभाषा अधिकारी संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें राजभाषा के नियम, धाराएं या फिर उसके संवैधानिक प्रावधानों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में हम राजभाषा नियम जो कि 1976 में बनाए गए थे उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें कि 1976 में जो ये नियम बनाए गए थे राजभाषा संबंधित, वो कुल कितने नियम हैं, तो इसमें कुल 12 नियम है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि राजभाषा नियम 1976 में कुल 12 नियम है। ये 12 नियम कौन कौन से हैं उनको इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर हम राजभाषा नियम के आधार की बात करें कि ये राजभाषा नियम क्यों बनाए गए थे, इसका आधार क्या है, तो राजभाषा अधिनियम जो 1963 में बनाया गया था उसके द्वारा जो उसकी धारा 3 है और धारा 8 के द्वारा केंद्र सरकार को कुछ शक्तियां प्रदान की गई थी। उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा ये 12 नियम बनाए जाते हैं राजभाषा के लिए। और केंद्र सरकार ने इस नियम बनाने का कार्य जो है वो राजभाषा विभाग को दिया। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि राजभाषा विभाग ने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर कुल 12 नियम निर्धारित किए गए। ये 12 नियम जो बनाए गए उसमें पहला नियम जो है वो बताता है इसके संक्षिप्त नाम को, कि इसका संक्षिप्त नाम है राजभाषा अधिनियम 1976, और इसके विस्तार को बताता है कि इसका जो विस्तार होगा, यानी जो 12 नियम जो लागू होंगे वो सिर्फ तमिलनाडु को छोड़कर पूरे राज्यों में यानी भारत के सभी राज्यों में लागू होंगे। और प्रारंभ भी बताया गया है, और प्रारंभ के लिए बताया गया है कि इसका प्रारंभ राजपत्र में जब इसका प्रकाशन होगा उस तारीख को प्रारंभ इसका माना जाएगा। तो पहला नियम संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ से संबंधित है, जबकि दूसरा जो नियम है वो परिभाषाओं से संबंधित है। इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। इस राजभाषा नियम 1976 में कुछ शब्द ऐसे आए हुए हैं जिनकी परिभाषाएं बताई गई हैं कि उसका इस नियम में क्या मतलब है। जैसे अधिनियम के बारे में कि अगर अधिनियम लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब होगा। कर्मचारी अगर शब्द है तो कर्मचारी, हम किस किस एम्प्लॉय को कर्मचारी के नाम से यहाँ पर जानेंगे, और वो कर्मचारी केंद्र सरकार का होना चाहिए या फिर आपका किसी भी प्राइवेट संस्था का होना चाहिए, उसके बारे में परिभाषाएं दी गई हैं। केंद्रीय सरकार के कार्यालय के बारे में भी परिभाषाएं दी गई। अर्थात यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी परिभाषाएं नियम 2 में बताई गई है। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजभाषा नियम 1976 के अनुसार नियम 2 क्या कहता है। तो नियम 2 में परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। अगर हम नियम 3 की बात करें तो नियम 3 में राज्यों आदि और केंद्रीय सरकार के जो कार्यालय होते हैं उनसे भिन्न कार्यालयों के साथ में जो पत्र आदि किया जाएगा वो किस भाषा में किया जाएगा। इसके बाद अगर नियम 4 की बात करें तो नियम 4 जो है वो केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच में पत्र आदि के बारे में बताता है। यहाँ पर राज्य और केंद्र सरकार के जो कार्यालय होते हैं उनसे भिन्न कार्यालयों के बीच में पत्र व्यवहार के बारे में नियम 3 बताता है, जबकि केंद्रीय सरकार के जितने भी कार्यालय होंगे उनके बीच में किस तरीके से यानी किस भाषा में पत्र व्यवहार किया जाएगा उसके बारे में नियम 3 के द्वारा हमें पता चलता है। जबकि नियम 5 जो है वो कहता है कि हिंदी में यदि कोई पत्र प्राप्त होता है तो उसका उत्तर भी हमें हिंदी भाषा में ही दिया जाना चाहिए। ऐसा जो लिखा है वो नियम 5 में लिखा है। और नियम 6 की बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों के प्रयोग के बारे में बताता है कि कहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाएगा। अगर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के प्रयोग की बात करें तो इसमें ऐसा लिखा है कि जो राजभाषा अधिनियम की जो धारा 3 है उसमें जितने भी दस्तावेज हैं, और उसमें कुल कितने दस्तावेज हैं, कुल 14 दस्तावेज हैं जिनके नाम बताए गए हैं। तो उन दस्तावेज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाएगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा। यदि हिंदी में है तो उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होना जरूरी है, और अंग्रेजी में यदि उसका मूल भाषा है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना जरूरी होगा। तो इन दस्तावेजों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाना आवश्यक होगा। अगर हम आगे नियम की बात करें तो नियम 7वां जो है इसका वो आवेदन और अभ्यावेदन से संबंधित है। और इस नियम में बताया गया है कि यदि कोई कर्मचारी आवेदन
अपील या कोई अभ्यवेदन करना चाहता है तो वो हिंदी में या अंग्रेजी में कर सकता है। तो इस तरीके से जो बातें हैं वो नियम 7 में बताई गई है। जबकि नियम 8वां जो है वो बताता है कि केंद्रीय सरकार के कोई भी कर्मचारी किसी भी कार्यालय में टिप्पण का जो लिखा जाना होता है या कोई कार्यव्रत है वो किस भाषा में करेंगे, तो वो हिंदी या फिर अंग्रेजी में टिप्पण को लिख सकते हैं। उसके लिए दोनों ही भाषाएं बताई गई, चाहे वो हिंदी में लिखे या फिर अंग्रेजी में लिखे, दोनों ही भाषाओं में वो टिप्पण लिख सकता है। नियम 9वां जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि नियम 9 क्या कहता है या हिंदी में प्रवीणता किस नियम में बताया गया है। तो नियम 9 है, इसमें बताया गया है कि कोई भी कर्मचारी जो है वो उसको हम किस तरीके से मानेंगे कि वो हिंदी में प्रवीण है। और नियम 10 जो है वो हिंदी के कार्य साधक ज्ञान के बारे में बताता है कि कैसे हम किसी कर्मचारी को मानेंगे कि वो उसे हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है, तो उसके बारे में यहाँ पर नियम 10 में बताया गया है। और अगर हम नियम 11 की बात करें तो नियम 11 में बताया गया है कि जो मैनुअल है, जो संहिताएं हैं, जो प्रक्रिया संबंधी अन्य कोई साहित्य है या कोई भी लेखन सामग्री है वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे जाएंगे। जबकि जो 12वां नियम है और वह अंतिम नियम है इस राजभाषा नियम 1976 का, उसमें बताया गया है कि जो अनुपालन का उत्तरदायित्व है, यानी जो राजभाषा अधिनियम है और जो नियम में जो चीजें लिखी हुई हैं, जो बातें लिखी गई हैं, उसका अनुपालन करवाने के जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व किसका होगा। और ये उत्तरदायित्व प्रत्येक जो कार्यालय होते हैं, जो ऑफिस होते हैं, उसके प्रधान को दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राजभाषा नियम 1976 में कुल 12 जो नियम बताए गए हैं उसको आपने देखा कि किस नियम में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किस नियम में कौन सी चीज लिखी हुई है, या फिर कहा जाए कि अनुपालन का उत्तरदायित्व किस नियम में लिखा हुआ है राजभाषा नियम 1976 के, तो आपको वहां पर ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि 9वां, 10वां, 8वां या 12वां, तो उस तरीके से आपको छांटना होता है। तो इन सभी नियमों को आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डिटेल है यदि आप इन्हें हेडिंग की तरीके से याद करेंगे तो आगे जो इसके संबंधित जो डिटेल्स है वो आसानी से आप समझ सकते हैं। यदि आप IBPS SO राजभाषा की तैयारी ऑनलाइन करना चाहते हैं और एग्जाम बी के साथ करना चाहते हैं तो इस कोर्स में अभी जुड़ने पर आपको 35% का ऑफ दिया जा रहा है। इसके लिए कोड आपको यूज करना पड़ेगा B35। जबकि ECGC PO जिसकी एग्जाम डेट जो है वो है 15 जुलाई, अगर उस कोर्स में आप एनरोल करते हैं तो इसमें आपको मिलेगा 45% का ऑफ। इन सभी कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, वीडियो लेसन्स, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट और इंटरव्यू गाइडेंस दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9205524028, या फिर हमें ईमेल भी लिख सकते हैं